अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वालेकुम सलाम। हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू आस्क यू कि हम आजकल हमारी यूथ हो या चाहे हमारे बड़े हों, हमारा बहुत कांस्टेंट कंप्लेन रहता है रिगार्डिंग स्टमक। सो क्या स्ट्रेस इज़ वन ऑफ द मेजर रीजंस जो कि हमारे स्टमक को बैडली इम्पैक्ट कर रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, स्ट्रेस आजकल है भी बहुत, और लाइफ़स्टाइल कुछ ऐसा हो गया है, वर्किंग आवर्स थोड़े से प्रोलॉन्ग हो गए हैं, कॉम्प्रोमाइज़ है एक स्लीपिंग आवर्स के ऊपर, जिसकी वजह से बॉडी जो है ना वो इस तरह से टोन्ड है कि वो एक डीप आरईएम स्लीप कभी-कभी नहीं होती। और इसका जो एक मेजर इम्पैक्ट है जो बाकी सिस्टम्स पे भी है, लेकिन मैदे के ऊपर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा है। 3 टर्म्स हैं, मेडिकल टर्म्स जो हम यूज़ करना चाहते हैं इसके लिए। एक एसिड पेप्टिक डिज़ीज़ है। बहुत सारे ऐसे लोग जो कि मैदे में तेज़ाबियत की वजह से और खाना हज़म ना करने की एक शिकायत की वजह से, ब्लॉटिंग और बेल्चिंग की वजह से अक्सर आते हैं। इनको हम एसिड पेप्टिक डिज़ीज़ लेबल करते हैं। फिर देयर इज़ अनदर कैटेगरी ऑफ पीपल जो हमें आके बताते हैं कि जी जब सुबह उठते हैं तो उनका मुँह का जायका कड़वा होता है। सारी रात जो है वो यहाँ पे एक एक फ़ीलिंग आती है, जिस तरह बर्निंग हैवीनेस पेन सी। आती है, हेवीनेस आती है। वो सारे वो लोग हैं जिनको हम गर्ड लेबल करते हैं, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिज़ीज़। अब ये डायग्नोसिस तो एंडोस्कोपी के ऊपर होता है, लेकिन सिम्प्टोमेटिकली जो है गर्ड को इस तरह से लेबल किया जा सकता है पेशेंट के सिम्पटम्स के ऊपर। बट स्पेसिफिकली स्पीकिंग अबाउट स्ट्रेस, हम बहुत सारे लोगों की बात करते हैं जो कि हमारे पास इरिटेबल बाउल हैबिट्स की वजह से आते हैं कि उनकी जो स्टूल है वो ठीक नहीं आ रही, मोशन लगे रहते हैं, कभी कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। और स्ट्रेस जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो दिन जब उनको स्ट्रेस ज़्यादा आती है, उन दिनों में उनका पेट ज़्यादा ख़राब रहता है, उनको पेट में क्रैम्प्स पड़ते हैं, एंड देर इज़ अ साइकोलॉजिकल कॉम्पोनेंट टू दैट एज वेल। जिन दिनों में उनका पेट ख़राब रहता है तो दे आर नॉट एबल टू डू देयर नॉर्मल बॉडी फंक्शंस जो हैं, उनकी जो रूटीन है वो बहुत डिस्टर्ब रहती है। ऐसे सब लोगों को हम IBS लेबल करते हैं। IBS जो कि IBS सी और IBS डी दोनों ही हैं, जिसमें कॉन्स्टिपेशन और डायरिया अक्सर लोगों को अल्टरनेट करता रहता है। एंड देन वी सो रैंडमली सी पीपल जो OCDs के साथ हमारे पास प्रेजेंट करते हैं, जो कि वॉशरूम में बड़े लंबे घंटे गुजार के आते हैं, एंड वापस आने के फ़ौरन बाद वो वॉशरूम में दोबारा चले जाते हैं। एंड दे ऑलवेज कंप्लेन कि वो जो एक सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग है आफ्टर पासिंग अ स्टूल, जिसको हम कभी कभी टेनेस्मस से भी रेफर करते हैं, वो जो है वो उनको नहीं आती है। तो स्ट्रेस हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स जो कि हम फेस करते हैं। एंड नॉट टू मेंशन जो ख़तरनाक वाली चीज़ें हैं इसके अंदर, अल्टीमेटली जो गर्ड वाले लोग हैं ओवर द पैसेज ऑफ टाइम वो एक कंडीशन डेवलप करते हैं जिसको हम बैरेट्स एसोफेगस कहते हैं, जो कि कैंसर का सबब भी बन जाता है कल को। तो ये जो एडिनोकार्सिनोमा है या स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है ईसोफेगस का, यानी खुराक की नाली का, कभी कभी जब डिजीज़ प्रोग्रेस कर जाती है अनट्रीटेड तरीके से, तो ये अल्टीमेटली जो है कैंसर्स में भी एंड करती है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम टाइमली इसको डायग्नोस करें। इलाज बहुत आसान है। इलाज जो है वो आम ओवर द काउंटर मेडिकेशंस भी लोग यूज़ करते हैं, लेकिन समटाइम्स जिस तरह मैंने बताया कि खुराक की नाली के अंदर एक पैच बन जाता है, जिसको हम बैरेट्स एसोफेगस कहते हैं, तो उसकी सर्विलेंस बड़ी ज़रूरी है। सर्विलेंस का मतलब है कि डिज़ीज़ की मॉनिटरिंग बड़ी ज़रूरी है। तो व्हेन वी मॉनिटर अ डिज़ीज़, तो उसके बाद फिर हम जो उसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं या जो ज़्यादा ख़तरनाक बीमारियाँ हैं, जिसमें कैंसर एक जो है उसकी बीमारी है, उससे हम बच जाते हैं। इसी में आपने बात की कि अक्सर हमें रात को महसूस होता है तेज़ाबियत, आई थिंक एक सही वर्ड यूज़ किया जा सकता है। वो किस रीज़न की वजह से फ़ील होता है? मेबी शायद लेट नाइट जो ईटिंग हैबिट्स हैं उसकी वजह से, तो फिर आपकी नौयत अक्सर होती है कि आपको वॉमिट फ़ील हो रही है, बर्निंग फ़ील हो रही है, हेडेक फ़ील हो रहा है। सो ये इसके पीछे क्या रीज़न है? अच्छा, अगर हम एटियोलॉजी की बात करें एसिड पेप्टिक डिजीज़ या गर्ड की, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। जिस तरह आपने भी एक बताया कि लेट नाइट मील्स जो हैं वो हम कंज्यूम करते हैं और एक्टिविटी के बगैर सो जाते हैं। मतलब एक फुल स्टमक के साथ जब आप सो जाएंगे तो स्टमक के पास वो डाइजेस्टिव कैपेबिलिटी जो है वो उसकी कम होती रहेगी। वो टाइम जो रिक्वायर्ड है खाने को डाइजेस्ट करके, कंट्रैक्ट और एक्सपैंड करने के बाद, उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में पास आउट करने के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में पास आउट करने का, ऑब्वियसली जब हम लेट नाइट मील्स के साथ सो जाते हैं तो वो टाइम तो कम हो जाता है। तो उसकी वजह से वो जो गर्ड वाला एक फ्रैक्शन है, जो आपका लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर है, एक वॉल्व लगा होता है जो खुराक की नाली के आखिरी हिस्से में और मैदे से उससे अलहदा करता है, तो उसकी जो कॉम्पिटेंस है वो कम हो जाती है।
उसको हम लैक्स लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं। उस वॉल्व का एक फंक्शन है कि वो खाने को रिफ्लक्स होने से रोकता है। तो ये जो हमारे डाइटरी रूटीन्स हैं, ये उस वॉल्व को इनकॉम्पिटेंट बना के वो रिफ्लक्स वाले सारे सिम्टम्स आते रहते हैं। इट्स नॉट ओनली अबाउट लेट नाइट मील्स, इट्स ऑल्सो अबाउट द क्वालिटी ऑफ द मील दैट वी टेक। जो मील कंटेंट है वो भी मैटर करता है। अब जब फास्ट फूड और बाकी सारी चीज़ें रात को लेट नाइट खाई जाती हैं तो ऑब्वियसली वो दे यूजली टेक मोर टाइम टू डाइजेस्ट, तो उनको डाइजेस्ट करना आसान नहीं होता। तो वो जो एक कॉम्प्लिकेटेड डाइजेस्टिव प्रोसेस जो है वो जो चलता है, जब उसके लिए टाइम नहीं मिलेगा और फ़ौरन एक पेशेंट जो है वो फ्लैट लेट जाएगा, तो उसकी वजह से रिफ्लक्स जो है वो बहुत बॉदरिंग होता है। समटाइम्स देयर सम डिजीज़ प्रोसेसेस एज़ वेल जो कि बेसलाइन पे इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट्स हैं जिनमें गैस्ट्रोपैथी इज़ अ टर्म दैट वी यूज़। गैस्ट्रोपैथी का सिंपल मतलब ये है कि जो खाने की जो डाइजेशन है वो वैसे ही उन लोगों में डिलेड होती है। तो जब इस तरह के लोग भी, जब ये इस तरह के खाने जो प्रोटीनेशियस डाइट्स हैं और जो आप आम ज़ुबान में कह सकते हैं स्पाइसी मील्स हैं, जब वो लेके जो है वो लेट जाते हैं फ़ौरन, तो उनमें भी जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है वो बड़ा लेट हो जाता है और उनमें ये जो रिफ्लक्स डिसीज़ है या जो तेज़ाबियत या जो मैदे की जलन और बर्निंग है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ऐसे सारे लोगों को जो है अपने आप को इन्वेस्टिगेट ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जब ये एक प्रोसेस बड़े लंबे अरसे के लिए चलता है तो अल्टीमेटली इट गिव्स राइज टू अदर प्रॉब्लम्स, जिस तरह मैदे का अल्सर या सिंपली मैदे में गैस्ट्रिक इरोजन्स वगैरह तो ज़रूर बन जाती। अब अल्सर इफ़ नॉट प्रॉपर्ली डायग्नोज्ड या प्रॉपर्ली ट्रीटेड तो इसकी वो आगे बहुत सारी वर्स। मैनिफेस्टेशंस हैं। समटाइम्स ऐसे लोग हमारे पास खून की उल्टी के साथ आते हैं या ब्लैक कलर के मोशंस के साथ आते हैं। एट दैट स्टेज ट्रीटिंग एन अल्सर बिकम्स डिफ़िकल्ट और राइट। समटाइम्स अल्सरेटिव ब्लीड जो है वो आपको ब्लड प्रेशर का लो होना और इस तरह की चीज़ों में भी ले जाती है। So it is very injurious if you don't get it diagnosed on the right time. That's the main thing. अच्छा, इसके बाद मेरा एक बहुत important question here is कि आपने बात की खाने की, कि हम fizzy drinks ले रहे होते हैं या जंक फूड का इंटेक कर रहे होते हैं तो इट्स हार्ड फॉर द डाइजेशन। सो इसमें मेरा सवाल ये कि ऐसे काफ़ी फूड जो है इंटेक जो हम करते हैं जो वैसे हेल्दी है लेकिन शायद हमारे स्टमक के लिए ठीक नहीं है। और एक तो ये मेरा आपसे सवाल है कि ऐसे कौन से फूड आइटम्स हैं जो आपके स्टमक के लिए हार्मफुल हो सकते हैं वैसे चाहे वो हेल्दी हो, और दूसरा ऐसा कौन सा फूड इनटेक है जो हमें हेल्दी स्टमक के लिए लेना चाहिए। फर्स्ट पार्ट है हेल्दी फूड। हम ताकत मुरगन ग़िज़ाएँ जिसको कहते हैं आम फ़हम ज़ुबान में, जिसमें सारे वो फैटी फूड्स और ऑयली फूड्स जो हैं जो कि कभी कभी डीप फ्राइड खानों की सूरत में आते हैं, कभी वो संडे के नाश्ते की सूरत में आते हैं, कभी वो देसी घी और बाकी सारी चीज़ें। आई एम नॉट स्पीकिंग अबाउट कि देसी घी बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, लेकिन हम जब तवातर के साथ और बहुत रेगुलरिटी के साथ और कंसेक्यूटिव सेशंस में ये सारे खाने ले रहे होते हैं तो देयर इज़ अ कंडीशन दैट वी डेवलप जिसको हम फैटी लिवर कहते हैं। आम फ़हम ज़ुबान में आजकल जिगर पे चर्बी का हो जाना या जिगर का बढ़ जाना, बहुत सारे लोग इस कंप्लेन के साथ आते हैं। अब ये वो लोग हैं जो कि खाने को प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं कर पाते। इनके जो लिवर सेल्स हैं वो फैट सेल से रिप्लेस होते चले जाते हैं। तो अल्टीमेटली लिवर जो है, जिसका एक बड़ा सेंट्रल रोल है डाइजेशन के अंदर, जब वो पूरा नहीं कर पाता तो खाने के अंदर से जो ताकत है या जो ग़िज़ाइयत है या जो आपकी प्रोटीन कंटेंट है जो आपके लिए बड़ा ज़रूरी है, वो आप खाने में से डिराइव नहीं कर पाते। अल्टीमेटली ये जो फैट सेल्स हैं ये लिवर के सिरोसिस तक भी ले जाते हैं। ये इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं लिवर में, एंड व्हेन दिस प्रोसेस गोज़ ऑन तो फिर ये जिगर के सिकुड़ने के लिए और जो जो सारे मसले हमें हेपेटाइटिस के एंड स्टेज पे होते हैं, जिसमें जिगर का सिकुड़ जाना, पेट में पानी पड़ जाना और बहुत सारी और चीज़ें, वो सारी ये फैटी लिवर की परसिस्टेंस यानी 10-15 साल के बाद एक फैटी लिवर वाला एक जो मरीज़ है वो इन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस करता है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट टू डिलिनिएट वो खाने जो कि हमारे लिए हेल्दी हैं, लेकिन वो खाने अल्टीमेटली जो आपकी शायद कम एक्टिविटी की वजह से या किसी इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से आपको नैश या फैटी लिवर की तरफ लेके जा रहे हैं, तो वी शुड अवॉइड देम। अब ये खाने कौन कौन से होंगे? ज़ाहिर है जिसका ऑयल कंटेंट बहुत ज़्यादा होगा। और फिर एक एक टर्म हम यूज़ करते हैं बेसल एनर्जी एक्सपेंडिचर, एक बेसल मेटाबॉलिक रेट। वो लोग जो बड़े हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारते हैं, जो बड़ी अच्छी एक्सरसाइज करते हैं और जो बड़ा टाइम जिम में गुजारते हैं या वॉक करते हैं और जो बड़े एक्टिव हैं, जिनकी कोई लॉन्ग लॉन्ग आवर्स नहीं है सिटिंग वाले, आम तौर पे वो लोग हर चीज़ को मेटाबॉलाइज कर लेते हैं। वो अपनी कैलोरीज़ का ख्याल रखते हैं, कैलकुलेट करते हैं और फिर दे बर्न आउट दोज कैलोरीज एज वेल। लेकिन जब हम कंज्यूम करते चले जाते हैं और पाइल अप करते चले जाते हैं तो लिवर लाइक मेनी अदर ऑर्गन्स जो हैं वो उनके ऊपर जो है वो डिपॉजिट होता चला जाता है। लेयर तो फॉर्म द एडवाइस इज़ कि येस, वो हेल्दी फूड्स जो कि हम हमारा एक वो साउथ एशियन पंजाबी कल्चर है कि जिसमें ताकत बहुत ज़्यादा है और जो ऑयली फूड्स हैं वी कैन कंज्यूम देम, लेकिन उसके साथ हमारी एक्सरसाइज बड़ी ज़रूरी है।